बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारा चिड़िया रहता था। उनमें से एक थी रानो चिड़िया, जो कि बहुत गरीब थी। रानो चिड़िया का एक बेटा भी था, राजू। रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़िया का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके कारण व्यापार का सारा जिम्मेवारी राजू और रानो पर आ गया था। राजू सुबह हो उठकर सबसे पहले गायों का दूध निकालता और उसकी माँ रानो दूध को बेचने जाती। दूध ले लो दूध, टुनी चिड़िया जल्दी आओ। इसके बाद राजू अपने गायों को चराने ले जाता था। एक दिन की बात है, राजू अपने गायों को चराने ले जा रहा था। तभी एक आवाज आता है। राजू, तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तुम कौन हो? ऊपर देखो राजू, ऊपर। तुम तो एक कागज का पतंग हो, तुम कैसे बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पतंग हूँ। मेरे पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारा 3 विश पूरी करूँगा। मुझे तो अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमको सोच कर बताऊंगा, तब तक तुम मेरा घर चलो। इतना कहकर राजू अपने गायों के साथ पतंग को लेकर घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर राजू अपने माँ को उस पतंग से मिलाता है। राजू पतंग को लेकर गांव के लिए निकल जाता है। गांव में चलते चलते राजू को एक भिखारी चिड़िया दिखाई देता है, जो कि राजू से भी पैसा मांग रहे थे। जादुई पतंग, तो मेरा पहला विश यह है कि तुम उस दादाजी को बहुत सारा पैसा दे दो, जिससे उससे कभी भीख मांगनी न पड़े। ऐसे ही राजू पूरा गांव घूमता है और जरूरतमंदों का मदद करता है। इतने में राजू का 3 विश पूरा हो जाता है। जादुई पतंग, मैंने तुमसे 3 विश मांग लिया और तुमने पूरा भी कर दिया, अब तुम जा सकते हो। तुमने मेरा इस्तेमाल गरीब लोगों को मदद करने के लिए किया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना, यदि कोई मुझे छोड़े तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा और उसका 3 विश पूरी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद वो दोनों अपना घर के लिए निकल जाता है। राजू उस पतंग की मदद से बहुत से गरीबों का और जरूरतमंदों का मदद करता है। यह बात रानो की पड़ोसी गोरी कवि और कालू कौवा को अच्छा नहीं लगता। ये रानो चिड़िया जिसको कल खाने का एक दाना नहीं था, वो आज इतना अमीर कैसे बन गई? कुछ कीजिए कालू जी और पता लगाए कि चिड़िया इतना अमीर कैसे बनी। तुम सही बोली सुंदरी, मैं आज रानो से मदद मांगने के लिए जाऊंगा, वहाँ से कुछ पता चल सकता है कि रानो इतनी जल्दी में अमीर कैसे बनी। जिसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। रानो चिड़िया, क्या कुछ खाने के लिए है? तो मुझे 2 दिन से भूखा हूँ। हाँ कालू भैया, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और कहती है, जादुई पतंग, तुम मुझे बहुत सारा खाना दे दो ताकि मैं कालू भैया का मदद कर सकूं। इतना कहते ही वो पतंग बहुत सारा खाना प्रकट कर देता है। यह बात रानो चिड़िया को नहीं पता था कि गोरी कवि उसके खिड़की से सब कुछ देख रही है। जिसके बाद रानो चिड़िया वो सभी खाना उठाते हैं और कालू कौवा को दे देते हैं। कालू कौवा उस खाने को लेकर अपना घर चला जाता है। गोरी, क्या तुम देखी रानो चिड़िया कहाँ से खाना निकली? हाँ मैंने देखा, रानो चिड़िया मन में कुछ बड़बड़ा रही थी और बड़बड़ाते ही वहाँ बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। हमको लगता है कि रानो चिड़िया जरूर जादू टोना सीख ली होगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सेकंड पार्ट कल आने वाला है। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों रिंकी और चिंकी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का घर बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसलिए रानो चिड़िया को हमेशा यही डर रहता था कि उसका घर कहीं टूट ना जाए। एक दिन जंगल में तेज बारिश आती है और रानो चिड़िया का घर
हिलने लग जाता है। रिंकी बेटा, तुम घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा बहन को लेकर बाहर आ रही हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और जाते जाते एक पेड़ पर बैठती है। मम्मा, अब हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? मम्मा, वहाँ पर कुछ घर जैसा दिख रहा है, चले हम लोग वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर के पास जाती है। वहाँ जाकर वो तीनों बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गुलाब का घर था। जिसके बाद वो तीनों उस गुलाब के घर के अंदर चले जाते हैं और उसी घर में रहने लग जाते हैं। कुछ देर बाद गुलाब के घर में दस्तक होती है। अच्छा, तो किसी ने मेरा घर को कब्जा कर लिया है, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। तभी रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। ओ चिड़िया, तुम हो? चलो मेरा घर से बाहर निकलो। मैं इस घर से नहीं निकलूंगी, ये घर आपका है, तो आप कहाँ गए थे? मैं तो दाना लेने गया था कि तभी तेज बारिश होने लगी, इसलिए मैं उधर ही रुक गया और अपना घर वापस नहीं आ पाया। अब तुम घर से जल्दी निकलो। भैया, आप मुझे घर से बाहर ना निकाले, मेरे दो बच्चे हैं और मेरा घर बारिश में टूट गया। चिड़िया, तूने मुझे भैया कहा, मेरा कोई बहन नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरा भैया इतना भी निर्दयी नहीं है कि तुम्हें इतनी तेज बारिश में निकाल दे। ये लो, मैंने कुछ दाना लाया था, ये तुम अपने बच्चों को भी खिला दो और खुद भी खा लो। कालू कौवा रानो चिड़िया को अपना बहन मान लेता है और खुशी खुशी उस गुलाब के घर में रहने लगता है। बाजू चील और सुंदरी कवि का बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों साथ ही खाना खाते और साथ ही घूमते थे। एक दिन बाजू चील बोलती है, सुंदरी कवि, मेरे पास एक सोने का हार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ चील बहन, क्यों नहीं। जिसके बाद बाजू चील सोने का हार को पहन कर दिखाती है, जिसे देख सुंदरी कवि के मन में लालच आ जाता है। देखो न सुंदरी कवि, मैं ये हार पहनकर कैसी लग रही हूँ? माफ करना चील बहन, लेकिन ये हार पहनकर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या ये हार आप मुझे देंगी? हाँ सुंदरी, तुम सही बोली, तुम ये हार ले लो, लेकिन मेरा एक शर्त है। सर, कैसा सर? मैं बहुत दिनों से चिड़ियाओं का बच्चा नहीं खाया, क्या तुम मुझे चिड़ियाओं का बच्चा लाकर दोगी? सुंदरी कवि बहुत देर तक सोचती है, लेकिन सोने का हार के लालच में मान जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें किसी चिड़ियाओं का बच्चा ला कर दूंगा। इतना कहकर सुंदरी कवि बाजू चील के गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है, अब मुझे चिड़िया का बच्चा कहाँ से मिलेगा? ये सोचकर सुंदरी कवि बच्चे के खोज में जंगल की ओर निकल जाती है कि तभी सुंदरी कवि का नजर रानो चिड़िया और उसके बच्ची पर पड़ती है। मिल गया, चिड़िया का बच्चा मिल गया। चिड़िया का बच्चा देखकर सुंदरी कवि बहुत खुश हो जाती है और सीधे बाजू चील के पास जाती है। बाजू चील, मुझे चिड़िया का बच्चा मिल गया है, मैं उसे शाम को ले आऊंगी। गुफा के बाहर जो अमरूद का पेड़ है उसमें वो बैठा होगा, तुम उसे झपट कर
खा जाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे अमरूद खाने का मन कर रहा है। मैं गुफा के पास अमरूद का पेड़ में अमरूद खाने जाऊं? नहीं बेटा, आज शाम को मैं और रानू चिड़िया की बेटी अमरूद लाने जाने वाले हैं। तब मैं तुम्हारे लिए भी अमरूद ला के दूंगी, लेकिन तुम कहीं मत जाना। रानू चिड़िया काकी की बेटी, वो तो सारा अमरूद खा जाएगी, मतलब मुझे एक भी अमरूद नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि शाम होने से पहले मैं ही चला जाता हूँ। सुंदरी कौवी पानी पीने के लिए नदी जाती है कि तभी मौका पाकर राजू कौवा अमरूद के पेड़ के पास चला जाता है। वाह, ये अमरूद तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है ये अमरूद बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर राजू कौवा अमरूद खाने लग जाता है। बाजू चील राजू कौवा को अमरूद खाते देख लेता है। तब वो बोलता है, अरे वाह, सुंदरी कवि ने तो मेरा शिकार बहुत जल्दी ही भेज दिया। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। इतना कहकर बाजू चील अमरूद के पेड़ के पास चली जाती है और राजू कौवे को मारकर खा जाती है। आज तो चिड़िया का बच्चा खाकर मजा ही आ गया। चलो अब जाकर आराम करती हूँ। इतना कहकर बाजू चील अपने गुफा की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी रानू चिड़िया की बेटी को उठाकर अमरूद के पेड़ के पास ले आती है, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाजू चील वहाँ नहीं आता है। तब सुंदरी कौवी खुद ही बाजू चील के गुफा के पास जाने की सोचती है। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा है, मैं जा रहा हूँ पानी पीने, तुम वहीं पर अमरूद खाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी बाजू चील के गुफा की तरफ निकल जाती है। क्या बाजू चील, मैं तो तुम्हारा शिकार लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। क्या बोल रही हो सुंदरी कवि? तुमने तो एक काला चिड़िया भेजी थी जो तुम्हारे जैसा ही काला था। लो, उसके बदले ये हाल ले लो। सुंदरी कवि समझ जाती है कि वो काला चिड़िया और कोई नहीं, उसका ही बेटा राजू कौवा था, जिससे सुंदरी कवि को अपना गलती का एहसास होता है और वो मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है और सारी बात बताकर माफी भी मांगती है और जिंदगी में वो कभी भी लालच नहीं करती। रानू चिड़िया अपना पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया का माँ टूनी चिड़िया का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। उस दिन से बंटी कबूतर अपनी बेटी रानू चिड़िया का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लग जाता है। बंटी कबूतर अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता था। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर काम करके घर लौट रहा था, तभी बंटी कबूतर के ऊपर एक मोटी सी लकड़ी गिर जाती है, जिससे बंटी कबूतर का मौत हो जाता है। अब रानू चिड़िया बिल्कुल अकेली सी हो गई थी, जिसके कारण रानू चिड़िया का आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। बंटी कबूतर के मौत के कुछ दिन बाद ही रानू चिड़िया के घर में कालू जमींदार आते हैं। रानू चिड़िया, लाओ घर का किराया निकालो। जमींदार जी, मैं आपका सारा पैसा कुछ दिनों बाद चुका दूंगी। नहीं नहीं रानू चिड़िया, तुम अभी पैसा निकालो, नहीं तो घर से निकल जाओ। नहीं नहीं जमींदार जी, आप मुझे अपने घर से ना निकाले। आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे ही रानू चिड़िया जमींदार कालू सेठ से बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ तो रानू चिड़िया को घर से निकाल ही देता है। जिसके बाद रानू चिड़िया जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। रानू चिड़िया को जंगल में जो कुछ भी खाने के लिए मिलता था, तो वो ही रानू चिड़िया खाकर पेट भर लेती थी।
आज तो मुझे ज्यादा ही भूख लग गई है। मैं एक काम करता हूँ, पक्षियों के गांव में चलता हूँ, वहाँ शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया पक्षियों के गांव की तरफ चली जाती है। तभी रानो चिड़िया को एक होटल दिखाई देता है, जहां पर बहुत सारे पक्षी खाना खा रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहां पर पहुंचती है और वहां के पक्षियों से खाना मांगती है। अंकल जी, मुझे बहुत भूख लगा है, कृपया करके आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। अरे देखो देखो, आ गई भिखारन चिड़िया। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारन चिड़िया आ जाते हैं। चल भाग यहाँ से। ऐसे बोलकर वहाँ के सभी पक्षी रानो चिड़िया का मदद करने के बदले उसका बहुत मजाक बनाते हैं और वहाँ से उसको भगा देते हैं। तब रानो चिड़िया रोती हुई जंगलों की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के डाली पर बैठकर बोलती है, मम्मी पापा, मैं जा रही हूँ आप लोग के पास। मुझे इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना। इस दुनिया में तो किसी गरीब पक्षियों का मदद करने के बदले उसका मजाक बनता है। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया एक कुएं के पास पहुंचती है और कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी रानो चिड़िया के पास एक साधु पक्षी आता है। बेटी, तुम इस कुएं में कूदकर अपना जान क्यों देना चाहती थी? तब रानो चिड़िया सारी बात उस साधु पक्षी को बता देती है। तब साधु पक्षी बोलता है, बेटी, तुम तो जानती ही हो कि आत्महत्या करना पाप है, तो आगे से तुम आत्महत्या करने की बात मत सोचना। और तुम्हारे पास अभी घर नहीं है, इसकी चिंता मत करो। ये लो फूलों का घर। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी एक जादू करता है और वहाँ पर एक फूलों का घर प्रकट हो जाता है। तभी वो साधु पक्षी बोलते हैं, इस घर में तुम्हें जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया जादुई फूलों का घर को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। सुंदरबन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब और ईमानदार चिड़िया थी। रानो चिड़िया सबका मदद किया करती थी। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे भी रानो चिड़िया के जैसे ही ईमानदार और मदद करने वाला चिड़िया थे। वो भी सभी चिड़ियाओं का मदद किया करता था। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, इस घोंसले में बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग एक अपने लिए लकड़ी का घर बना लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। रुको, मैं अभी कुल्हाड़ा निकालती हूँ, उसके बाद हम लोग जंगल जाएंगे लकड़ी लेने के लिए। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया कुल्हाड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। बच्चों, तुम लोग सूखी लकड़ी चुनो और मैं इस पेड़ को काटती हूँ। ठीक है मम्मा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया के दोनों बच्चे लकड़ियाँ चुनने में लग जाते हैं और रानो चिड़िया भी उस सूखे हुए पेड़ को काटने लग जाती है। तभी रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू आवाज देता है, मम्मा, आप यहाँ पर जल्दी आए। कुक्कू का आवाज सुनकर रानो चिड़िया फौरन कुक्कू की आवाज की तरफ जाती है। तब रानो चिड़िया देखती है कि एक बूढ़ी पक्षी के ऊपर एक सूखा हुआ पेड़ गिर गया है। तब रानो चिड़िया कुछ लकड़ियों के साथ उस बूढ़ी पक्षी को लेकर अपने घर चली जाती है। उस बूढ़ी पक्षी के सर से खून बह रहा था, इसलिए रानो चिड़िया उस पर कुछ दवाइयाँ लगा देती है और उसके बाद लकड़ी का घर बनाने के लिए लग जाते हैं।
कुछ दिन के मेहनत के बाद उन तीनों का लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे उस बूढ़े पक्षी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, जिसके कारण वो बूढ़े पक्षी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी पक्षी घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक चोर आता है और उस घर में कब्जा कर लेते हैं। रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी दादी वहां से डरकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी बूढ़ी दादी को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। तब वो बूढ़ी दादी बोलती है, याद आ गया, मेरे सर पर चोट लगने के कारण मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगरनी पक्षी हूँ। तुम लोग को उस चोर ने अपने घर से निकाल दिया है ना, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को एक घर दे दूंगी जिसमें तुम तीनों खुशी खुशी रहना। जिसके बाद वो जादूगरनी पक्षी एक जादू करते हैं और वहाँ पर एक सेब का घर प्रकट हो जाता है, जिसमें रानो चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सब्जियां बेचती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। ऐसे ही एक दिन, गुड़िया बेटी, तुम अपना छोटी बहन का ध्यान रखना, मैं सब्जियां बेचने जा रही हूँ। जी माँ, मैं चिंकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने सब्जी का दुकान की ओर निकल पड़ती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। मम्मा, हम लोग का घर बहुत ही कमजोर हो चुका है, इसे यदि जल्द ही मरम्मत नहीं किया गया तो ये बारिश होने पर टूट जाएगा। बेटी, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है कि हम लोग एक नया घर बना सकते हैं, इसलिए अभी इसमें ही काम चलाना पड़ेगा। हर रोज की तरह रानो चिड़िया आज भी सब्जी बेच रही थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। रानो चिड़िया के इतना बोलते ही उसकी दुकान में भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते रानो चिड़िया का सारा सब्जी बिक जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ कि आज मेरा सारा सब्जी बिक गया, आज मैं जाते समय कुछ लकड़ियाँ ले जाऊंगा। ऐसा सोच रानो चिड़िया लकड़ियाँ खरीदकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी आधे रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। मेरा घर टूटा हुआ है, उसमें मेरा दो बच्चे हैं, उन्हें यदि कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। हे भगवान, मेरे बच्चों का रक्षा करना। जिसके बाद रानो चिड़िया अपना लकड़ी लेकर और भी तेज उड़ने लग जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप आ गई, हमारा घर टूट गया है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटी, चलो हम लोग कालू भैया के पास मदद मांगते हैं, शायद वो हमारे मदद कर दे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपने दो बच्चों को लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। जो भी हो, यहाँ से चली जाओ, मैं अभी दरवाजा नहीं खोलने वाला। ऐसा बोलकर कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे ही रानो चिड़िया बहुत से पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन रानो चिड़िया का मदद कोई भी पक्षी नहीं करता। तब बेचारी रानो चिड़िया एक पेड़ के ऊपर दो बच्चों को लेकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया को ऐसे बारिश में भीगते देख
एक परी को रानो चिड़िया पर बहुत दया आता है और वो रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? तब रानो चिड़िया सारी बात उस परी को बता देती है। अच्छा, तो तुम्हारा ये बात है। ये लो जादुई घास का घर, इसमें तुम्हारा खाने का सामान भी मिलेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया परी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। परी वहां से चली जाती है और रानो चिड़िया अपना जादुई घास के घर में रहने लगती है और खुशी खुशी बारिश का मौसम बिताने लग जाती है।